हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पेपर 2 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये जनवरी 2021 का पेपर है और जैसे कि आप सभी जानते हैं पेपर 2 जो होता है वो स्टैंडर्ड 6, 7, 8 के लिए होता है। तो आई होप आपको ये सीटेट के लिए हेल्पफुल होगा। तो विदाउट टाइम को वेस्ट करें जल्दी से शुरू करते हैं सीटेट जनवरी 2021। हम इसमें भी सारे ही MCQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पार्ट बाय पार्ट। सबसे पहला पार्ट हम ले रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद हम लेंगे मैथ्स और साइंस, और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो हम ले लेंगे लैंग्वेजेस। पेपर 2 उसका पार्ट 1, टोटल 5 पार्ट होते हैं पेपर में। 30, 30, 30, 30, 30 वैसे करके टोटल 150 मार्क का पेपर बनता है आपका। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके रहेंगे 1 से लेके 30 तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 30 बाय सिलेक्टिंग करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें भी पेपर 1 की ही तरह या तो आपको सही जवाब को टिक मार्क करना है या सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे सही है। हो सकता है कि 2-3 जवाब भी सही हो, पर उसमें से जो सबसे ज़्यादा सही है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज डैश। जब चाइल्डहुड होता है तब डेवलपमेंट क्या होता है? इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, काफ़ी धीमा होता है, उसको नापा नहीं जा सकता। इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे लेयर्स होते हैं डेवलपमेंट के, ये सही लग रहा है। कंसिस्ट ओनली ऑफ अ क्वांटिटेटिव चेंजेस, सिर्फ नापा जा सके वैसे बदलाव ही होते हैं, नहीं। इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंट, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता और टूटा टूटा हुआ डेवलपमेंट, तो ये नहीं हो सकता। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी इट इज मल्टीलेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। यस, इट इज राइट आंसर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन क्या है? इज द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers। ये सही हो सकता है। A range of tasks that the child should be able to do as per her age but cannot, ये नहीं हो सकता। The process where two individuals who begin with different understandings arrive at a shared understanding, ये kind of the process in which children learn to perform tasks as the set by elders members in the society, ये नहीं हो सकता। तो most appropriate answer would be answer number 1। yes, the area between child's current level, अभी का जो लेवल है, और उसका परफॉर्मेंस जो could be achieve, जिसको पाया जा सकता है with the help of adults, किसी बड़े या मोर स्किल्ड पीयर्स, जिससे ज़्यादा उसमें स्किल्स है उस इंसान से, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। जीन पियाजेट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजेट के मुताबिक बच्चे जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं वो आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल थॉट, वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर सकते हैं और प्रोपोर्शनल थॉट भी होते हैं। आर बाउंड बाय centration and inversibility of thoughts, cannot conserve and classify, seriate and begin to engage in make believe and symbolically play। तो जो इनके स्टेजेस है उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो कैपेबल होते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्शन के लिए और रीजनिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप फर्स्ट इज राइट आंसर। यस, आगे बढ़ते हैं। अभी जीन पियाजेट के बारे में पहले वीडियो में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसमें भी मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखी है। जीन पियाजेट्स अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और फेमस थे उनके वर्क ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, बच्चों के ऊपर काम करने के लिए वो फेमस थे। उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। ही मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन हिज थियरी दैट इज कैटेगराइज्ड इन 4 स्टेजेस। उन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी और कॉग्निटिव, मतलब जिससे कुछ फ़ायदा हो पढ़ाई का, उसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है, एक थियरी भी लिखी है और उसको उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। जीन पियाजेट ऑब्जर्व्ड हिज चिल्ड्रन एंड देयर प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड डेवलप्ड द मॉडल ऑफ हाउ द माइंड प्रोसेसेस न्यू इन्फॉर्मेशन एनकाउंटर्ड।
उन्होंने बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया है कि किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए वो किस तरीके का रिस्पॉन्ड करते हैं, और उन्होंने एक मॉडल भी बनाया कि नई इन्फॉर्मेशन आने के बाद लोग कैसा रिएक्ट, ज़्यादातर बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट थियरी के कुछ ये थे कि चिल्ड्रंस मेंटल कैपेबिलिटीज़ आर डेवलप्ड टू द मैक्सिमम लेवल, कि बच्चों की कैपेसिटी मैक्सिमम जिस भी एरिया में हो उसको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाया जाए। चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग, चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लॉजिकल कॉम्बिनेशंस एंड वेरीफाइंग हाइपोथेसिस। बच्चे इतने कैपेबल हो सकने चाहिए कि वो हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव रीजनिंग करें, चीज़ों में से सार निकाले, चीज़ डेटा अगर दिया गया है तो उसको एक्सट्रैक्ट करे, उसको वेरीफाई करके उसका कोई ऑब्जेक्टिव बनाए, फ़ायदा बनाए। चिल्ड्रन डेवलप्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग द अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। उनकी थियरी की वजह से वो उनकी थिंकिंग में भी बढ़ोतरी होगी और अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की कोई भी अगर प्रॉब्लम दिया गया है तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो डेवलपमेंट भी उनमें होगी। चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू रीजन द प्रोपोर्शनली एंड टू वर्क इन अ प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। बच्चों के पास ये एबिलिटी आ जाएगी कि वो अच्छे से कारण ढूंढ सके, उस फील्ड में काम कर सके, चांसेस के ऊपर काम करे कि हो सकता है, कैसे हो सकता है, और उस रास्ते पे चले। चिल्ड्रन कैन सेग्रीगेट द वेरिएबल्स, एलिमिनेट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कंबाइंस वेरिएबल्स इन अ लॉजिकल वे। यहाँ तक कि बच्चे सेग्रीगेट मतलब अलग अलग कर पाएंगे वेरिएबल्स को कि कौन कौन सी चीज़ों की वजह से ऑल्टर कर रहा है। एलिमिनेट्स कॉन्ट्राडिक्शंस, जो मान्यताएं हैं, जैसे कि मैथ्स में हम कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो ऐसे होगा, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत धारणाएं को एलिमिनेट कर सके। एंड कंबाइंस वेरिएबल्स इन अ लॉजिकल वे, और जो भी वेरिएबल्स है उसको इस तरीके से कंबाइन करेंगे जिससे कोई लॉजिक बने। Hence it could be conclude that, तो इसी वजह से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि when the child at the formal operational stage, जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा, he is or she is capable of hypothetical, deductive reasoning and propositional thought। तो ये थे जिन पियाजेट के कुछ थियरीज के पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensures positive human relations and societal order? कौन से स्टेज में लॉरेंस कोहलबर्ग्स की थियरी के मुताबिक मोरल डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स में माना जाता है कि एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोशल ऑर्डर, कि कब वो सोशल सिस्टम और एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, नहीं। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, द इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन एंड द यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सो आई थिंक द सोशल ऑर्डर मे बी, यस, सोशल ऑर्डर की वजह से ही ये चीज़ हो पाती है। आगे बढ़ते हैं। ये चेहरा पहले पेपर में आपने नहीं देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर की थियरी जो है उसके मुताबिक कौन सी जोड़ी सही है। जैसे कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इनके मुताबिक इंटेलिजेंस 8 तरह की हो सकती है, वो कौन सी होगी वो मैं आगे बताऊंगा। तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से उसका एंड स्टेट, अगर वो इंटेलिजेंस इंसान में या बच्चे में है तो वो आगे जाके क्या कर सकता है, वो कौन सी जोड़ी सही है। तो स्पेशल और थेरापिस्ट, अगर वो स्पेशल जिसका मतलब है स्थानिक, तो वो थेरापिस्ट बन सकता है, वो सही नहीं है। इंट्रापर्सनल हो तो सर, अच्छा ये इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दो वर्ड है, जिसमें इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेशन की ताकत, कैपेसिटी, जबकि इंट्रापर्सनल है वो इंसान की खुद ही से बात करने की कैपेसिटी। मतलब मैं सेल्फ असेसमेंट करता हूँ, खुद से ही बात करता हूँ और कोई सॉल्यूशन लाता हूँ, तो ये इंट्रापर्सनल है। जबकि मैं अपने भाई बहन मम्मी पापा से बात करके कुछ सॉल्यूशन लाता हूँ तो वो इंटरपर्सनल है।
तो इंट्रापर्सनल से कोई सेल्स पर्सन नहीं बन सकता, तो ये नहीं होगा। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, तो वो स्कल्पचरर नहीं बन सकता, मूर्तिकार स्कल्पचर मतलब। बॉडी काइनेस्थेटिक जिसका शरीर अच्छा है, शारीरिक इंटेलिजेंस उसकी अच्छी है, तो वो एथलीट बनेगा। हाँ, फोर्थ वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यस। तो इन्हीं की बात करते हैं। हावर्ड गार्डनर, व्हाट इज द मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, इनके मुताबिक इनकी थियरी एक्चुअली थी क्या? तो हावर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस proposes that people are not born with all type of intelligence they will ever have. इंसान सारी इंटेलिजेंस लेके ही पैदा नहीं होता। दिस थियरी चैलेंज द ट्रेडिशनल नोशन दैट देयर इज वन सिंगल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो थियरी है वो पुराने तौर तरीकों को झंझोड़ देती थी, जो मानती थी कि एक ही तरीके की इंटेलिजेंस होती है, समटाइम्स नोन एज अ जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस, जिसको जी मतलब जनरल इंटेलिजेंस के तौर पे माना जाता था। एंड ओनली फोकसेस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज, और उसी पे डिपेंड करती थी कि आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ आउटपुट पे फोकस करते थे। टू ब्रॉडन दिस नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, इसी इंटेलिजेंस को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए गार्डनर इंट्रोड्यूस्ड 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर ने 8 अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस को ढूंढा, कंसिस्टिंग ऑफ, जो बनी हुई थी लिंग्विस्टिक मतलब भाषा वाले इंटेलिजेंस, लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्ट। तो गार्डनर नोट्स दैट द लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल modalities are most typed values in school and society। तो गार्डनर ने इतनी इंटेलिजेंस देने के बाद ज़्यादातर स्कूलों में देखा कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारे जो समाज है, वो 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, जो कि है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो बाकी के 6 इंटेलिजेंस का क्या? तो ये जो था वो उन्होंने कमी देखी एजुकेशन सिस्टम में। Gardner also suggests that there may other candidates intelligence such as, इन 8 इंटेलिजेंस के अलावा भी गार्डनर ने माना कि और भी 3 तरीके की इंटेलिजेंस हो सकती है, जो कि है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो आप भगवान में बिलीव करते हो, बिलीव जो है आपका, उसकी भी इंटेलिजेंस हो सकती है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस होता है जो आपको लाइफ में इन्वॉल्व करता है, जैसे कि सदगुरु हो गया, महेश, ये जो अपना पॉजिटिव जितने भी बोलने वाले हैं, संदीप माहेश्वरी हो गया। तो इनको ना एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है कि दुनिया में क्या चल, सेल्फ अवेयर है वो, तो ये भी एक इंटेलिजेंस का टाइप हो सकता है। मोरल इंटेलिजेंस, कुछ लोग कितना भी कोशिश कर ले बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें मोरल इंटेलिजेंस है, उनके सिद्धांत है। तो ये भी 3 इंटेलिजेंसेस हो सकते हैं। बट डज नॉट बिलीव दिस मीट दिस ओरिजिनल इंक्लूजन क्राइटेरिया। बट इन इंटेलिजेंस के बारे में जानते हुए भी ओरिजिनल इंक्लूजन क्राइटेरिया से मेल न खाने की वजह से इन 3 इंटेलिजेंस को उन्होंने 8 के साथ कंबाइन करके 11 नहीं किया। द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय हावर्ड गार्डनर इन 1983। तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी थी, उन्होंने सबसे पहले 1983 में एक बुक में इसको मेंशन किया, जिस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, वेयर ही ब्रोडन्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड आउटलाइंस द सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज। जिन्होंने उसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को ब्रॉडन भी किया और किस तरीके की इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस होती है उसके बारे में भी लिखा। Gardner developed a series of 8 inclusion criteria while evaluating each candidate intelligence that was based on a variety of scientific disciplines. He writes that we may all have this intelligence, but our profile of this intelligence may differ individually based on a genetics और experiences। हम सभी में ये इंटेलिजेंस हो सकती है, पर इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है जेनेटिक्स के आधार पे या एक्सपीरियंसेस के आधार पे। और आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 इंटेलिजेंस थी जिसके बारे में हमने आगे भी बात कर ली, एक बार फिर से कर लेते हैं। एमसीक्यू के लिए ये 8 इंटेलिजेंस ज़रूरी है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस,
लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, भाषा के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है। लॉजिकल मैथमेटिकल ये तो आपको पता ही है। स्पिरिचुअल मतलब स्थानिक, किसी एक जगह पे आप रह के कितना सीख जाते हो, वो इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब आप अपने बॉडी को कितना एक्टिव रख पाते हो। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक की समझ। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और नेचुरलिस्ट मतलब पर्यावरण के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लिव व्योत्स्की, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के लिए। ये पहला ऑप्शन ही सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस थ्रू अ लैंग्वेज एक्विस्टिक डिवाइस। नहीं। चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस। हाँ। मैच्योरेशन ऑफ स्कीमास लीड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा सही फर्स्ट ही है, लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आगे बढ़ते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग। ऐसा तो नहीं है। क्रिएट्स अ हिंड्रेंस मतलब बाधा बनता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नहीं। इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई एंड लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पस ऑफ, ये नॉन अचीवर्स वर्ड नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट्स इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर फोर्थ है, तो फोर्थ वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। An effective classroom strategy to reduce gender stereotype and broadening development possibility for all sexes is to ignore and dismiss the biological differences among। इग्नोर ही कर दो, लड़का लड़की एक समान, सभी को सभी काम दो, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिजिकल चेंज तो है ही। टू रेनफोर्स जेंडर रोल्स इन अ पोर्ट्रियल इन द सोसाइटी। रेनफोर्स करने चाहिए, नहीं रेनफोर्स तो मतलब जोर ज़बरदस्ती से, ये भी नहीं हो सकता। फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, नहीं। फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी, हाँ मिक्स सेक्स एक्टिविटी करके प्रमोट डिस्कशन, जीडी आप करवा सकते हो, ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हो, तो इट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। मल्टीलिंग्विज्म मतलब ज़्यादा भाषा का आना इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टैंड एज डैश बाय द टीचर्स एज एन एसेट एंड अ रिसोर्स। एसेट मतलब ये हमारा वो है, एसेट मतलब जिससे हमें फ़ायदा मिलता रहेगा, एंड रिसोर्स ये हमारी संपत्ति भी है। हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा, ये नहीं है। प्रॉब्लम भी नहीं है, सिस्टमेटिक इश्यू भी नहीं है। एसेट और रिसोर्स वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच, बच्चों चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम वो है जिसमें द टीचर यूजेस द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें किताब, टीचर जो है सिर्फ किताब को ही इस्तेमाल करता है नॉलेज के लिए। द टीचर सेग्रीगेट्स अलग अलग करता है द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज, नहीं। द टीचर यूजेस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट, नहीं। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स, कैटर्स का मतलब होता है सुविधाएं उपयुक्त करना, तो नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। फोर्थ इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। लिव व्योगित्स्की, जीन पियाजेट, ये तीसरे मैं नाम भूल रहा हूँ इनका, और चौथे भी, हाँ अल्बर्ट बंदूरा एंड बीएफ स्किनर। पहली इमेज जो है वो लिव व्योगित्स्की, आपने इसके पहले भी देखी है। जीन पियाजेट को भी आपने देखा है। अल्बर्ट बंदूरा और बीएफ स्किनर ये सारे चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर या फिर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कहीं ना कहीं थियरीज दे चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू विच थियरिस्ट कल्चरल टूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इनमें से कौन सा थियरिस्ट कल्चरल टूल जो है वो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो इसका सही आंसर है लिव व्योगित्स्की। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शियली साइटेड। ऐसे कौन सा तरीका सूटेबल नहीं है जिनको पार्शियली साइटेड, जिनको कम दिखता है। तो लार्ज प्रिंट बुक्स तो है, अच्छी है। 3 डायमेंशनल मैप्स भी अच्छे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा विजन की ज़रूरत नहीं है। वांडा की चलो छोड़ो। टॉकिंग बुक्स एंड फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स, टॉकिंग बुक्स भी और फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स भी, ये भी। स्मॉल प्रिंट वर्कशीट जो है इट इज़ नॉट एट ऑल सूटेबल, तो ये फोर्थ वुड बी मोस्ट राइट आंसर।
द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे कौन सी बात को माना जाता है? सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली, नहीं. डायग्नोस्टिक लेबलिंग इन द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, नहीं नहीं नहीं. प्रोवाइजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, नहीं. आप तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों अलग करते हैं, जुदा करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, इंक्लूसिव नहीं है. द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट, हाँ ये इंक्लूसिव है कि बच्चा कैसा भी हो उसको साथ में पढ़ने का अधिकार है. तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे बिलीफ है कि द फिलोसॉफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल. अरे, needs or gifted and creative children can be addressed by giving challenging tasks and activities to prevent boredom. ऐसे गिफ्टेड बच्चे या जो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको बोर्डम से बचाने के लिए आप उनको चैलेंजेस दे सकते हो ताकि वो बोर ना हो. ये आंसर आ गया तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाई, ऐसे बच्चे जिनको डिसलेक्सिया है उनको आप कैसे पहचान सकते हो? फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, नहीं. सोशल और कल्चरल का हम क्या करें? डिसलेक्सिया है जो लिखने पढ़ने की बीमारी है. इट इज़ अ थ्रू फिजिकल हेल्थ चेकअप, नहीं फिजिकल हेल्थ चेकअप में भी तो वो फिट आ जाएगा अगर फिट होगा तो. एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, ये सही है. और एसेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स एंड हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स, ये चीज़ आपको जान के हैरानी होगी, जो डिसलेक्सिया है उसमें मैथमेटिकल कैपेबिलिटी को कोई असर नहीं होता. डिसलेक्सिया है वो सिर्फ लिखने और पढ़ने की ही मेंटल बीमारी है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not an effective strategy to address learners from advantages and disadvantages and deprived backgrounds? कौन सी इफेक्टिव इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी, कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है? टॉक टू लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, ये हो सकता है. आस्किंग द लर्नर्स टू एनरोल फॉर ट्यूशन, नहीं ये ट्यूशन वर्ड तो सुन के ही उसको रिजेक्ट कर लो. मोटिवेट द स्टूडेंट टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन सपोर्ट. मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग, ये है. और फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप्स ऑफ वर्क ऑफ एसोसिएटिव एंड एनकरेज स्टूडेंट, हाँ पहला तीसरा और चौथा है, दूसरा नहीं है, तो सेकंड विल बी योर आंसर. फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ अ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग, किसी बच्चे को फिजिकल या इमोशनल हेल्थ का प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा? डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ऐसा तो नहीं है. प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल्स इन, उसका बहुत बड़ा रोल है, हाँ ये हो सकता है. इज नॉट रिलेटेड टू, नहीं. हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन, मतलब उसका कोई ज़्यादा नहीं, तो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, सेकेंड वुड बी मोस्ट राइट. टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, अ टीचर शुड, क्लास में मीनिंगफुल लर्निंग हो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन एंड मोटिवेशन, कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक एबिलिटी ग्रुपिंग, प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन अमॉन्ग चिल्ड्रन टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये सेकंड और फोर्थ जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, फर्स्ट और थर्ड वुड बी राइट. हाँ तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस, सीखना वो डैश और डैश है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और एक्टिव है, आपको खुद ही करना पड़ेगा. सिंपल है, नहीं लर्निंग सिंपल तो नहीं है. लीनियर है, एक ही रेखा में, नहीं नहीं नहीं. सिंपल है, नहीं. इंडिविजुअल, नहीं. इंडिविजुअल प्रोसेस सिंपल नहीं है, इंडिविजुअल तो है. कॉम्प्लेक्स और पैसिव, मुश्किल है और कोई और करेगा आपके लिए, नहीं. तो ये कॉम्प्लेक्स है और एक्टिव है, यस. तो फर्स्ट, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मुश्किल नहीं, जटिल.
A teacher should dash the social, cultural, religious, and linguistic diversity in her classroom to facilitate meaningful learning. A teacher should dash क्या करना चाहिए? Dismiss करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, नेग्लेक्ट. तो इसमें से एक ही पॉजिटिव वर्ड है, वो की है अंडरस्टैंड. तो थर्ड इज द राइट आंसर. It is important to create dash learning environment in the classroom rather than dash one. क्लासरूम के अंदर ऐसा लर्निंग होना चाहिए, ना कि ऐसा. तो कोलैबोरेटिव मतलब संयुक्त और कॉम्पिटिटिव और स्पर्धात्मक होना चाहिए. कॉम्पिटिटिव और कोलैबोरेटिव, फियरफुल एंड फैसिलिटेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड फैसिलिटेटिव. इसमें होना चाहिए क्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन कॉम्पिटिटिव वन. तो कोलैबोरेटिव होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट वुड बी राइट. यस. Which of the following is an example of effective motivational strategy to encourage students to learn? इसमें दिए गए में से कौन सी इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी हो सकती है बच्चों को इनकरेज करने के लिए? प्रोवाइडिंग स्केफोल्डिंग. स्केफोल्डिंग मतलब सीढ़ियों के तरह उनको एक के बाद एक स्टेप देना. तो प्रोवाइडिंग स्केफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, ये हो सकता है. एम्फेसिस मतलब जोर देना ऑन अ कॉम्पिटिशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, नहीं ये नहीं होना चाहिए. सीखने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, कंपटीशन पे नहीं. गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, नहीं. तो बाद में चैलेंजेस नहीं होंगे, सीखेंगे नहीं. क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन, नहीं ये फिर से कंपटीशन. तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी प्रोवाइडिंग स्केफोल्डिंग. आपको सीढ़ी की तरह काम करना है क्लासरूम में एज ए टीचर. तो यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर. Which of the following statements about children's thinking is not correct? कौन सा स्टेटमेंट बच्चों के सोच के बारे में सही नहीं है? Children construct their own theories about various phenomena and around them, ये हो सकता है. Children cannot think of concept of their own and the primary role of teacher is to provide information, ये हो नहीं. ये मतलब ये गलत है, इसलिए सही है, नॉट करेक्ट. Children actively think about various phenomena around them and have urge to explore, ये भी सही है. Children are born with a curiosity to learn about the world around them. हाँ, तो children cannot think of concepts, ये गलत है. तो second would be right answer. Children's failure in school, बच्चे अगर स्कूल में फेल होते हैं तो वो क्या है? Suggest that children from deprivative backgrounds are not able to capable of learning, नहीं. हर बच्चा सीख सकता है चाहे उसका बैकग्राउंड कोई भी हो. Indicates that school has not been able to cater to the needs and interest of these children, ये हो सकता है कि indicates that the school has not been able to cater the needs, उसको जो ज़रूरत है, इंटरेस्ट है, वो उसमें स्कूल फेल हो रहा है, स्कूल कैटर नहीं कर पा रहा, फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा. प्रोवाइड्स दैट दिस चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट्स, नहीं मतलब नहीं सीख रहा तो उसको जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट घोषित कर दो, नहीं ये गलत है. सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन टू लर्न, कि माँ बाप नहीं सिखा रहे, ये तो गलत है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज इंडिकेट दैट द स्कूल हैज़ नॉट बीन एबल टू कैटर. सेकेंड, देयर इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, देयर इज ओनली बैड टीचर्स. There is not bad teachers, there is always bad management या फिर bad schools. By working in a groups, teaching and helping each other, children, एक ग्रुप में अगर बच्चे एक दूसरे को सिखा रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं तो वो are able to reflect on their own thought processes and shift to a higher level of cognitive activity, ये ज़्यादा सही है. Can develop misconceptions which interferes with their learning, नहीं. मिसकंसेप्शन क्यों? हाँ, रूमर्स आएंगे बट मिसकंसेप्शंस नहीं आएंगे. गेट डिस्ट्रैक्टेड हैंस इट इज इनइफेक्टिव पेडागोजिक स्ट्रेटजी, नहीं. डेवलप कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज देन हिंडर लर्निंग, तो ये कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी फर्स्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट. यस, आगे बढ़ते हैं. इन अ डैश क्लासरूम टीचर्स एडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स.
इन अ डैश क्लासरूम, तो ये जो है वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम ही है, इसकी डेफिनेशन भी है, तो ये प्रोग्रेसिव वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, ये तो हो सकता है कि कल्चर जिस हिसाब से है उसी के हिसाब से डेवलपमेंट डिपेंड करता है। चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। नहीं, पूरी दुनिया में हर बच्चे का डेवलपमेंट पीरियड अलग अलग होता है। डेवलपमेंट ओकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स। नहीं, आप साइंस भी डेवलपमेंट को समझने में फेल हो जाता है। तो डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनी डायमेंशनल। हाँ, डेवलपमेंट सिंपल है और यूनी डायमेंशनल, मतलब एक ही दिशा में डेवलपमेंट होता है, ये गलत है। सो फर्स्ट वुड बी राइट, यस, कि कल्चर के ऊपर डेवलपमेंट डिपेंड करता ही है। Which of the following is a major hallmark of the period of middle childhood? Emergence of make-believe play, development of logical thought that is concrete in nature। हाँ, ये चीज़ सही है कि मतलब पहला है इमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, कि मतलब उनको भरोसा दिलाया जाए कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, ये जो मिडिल चाइल्डहुड जो है उसमें बच्चे को लगता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है, और वो अगर ऐसा नहीं सोचेगा तो दुनिया में कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। उसको लगता है कि अगर वो सही सोचेगा तो ही दुनिया सही होगी। तो ये डेवलपमेंट सही है, सेकंड वुड बी राइट। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स नहीं, रैपिड डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ भी रैपिडली नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ एक्सपीरियंस के बाद, इसके बाद वाले स्टेज में हो सकती है। तो ये मिडिल चाइल्डहुड में इट इज़ मोर कि वो कॉन्क्रीट थॉट्स हो जाते हैं उसके। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट्स दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर, ठीक है। स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल जो है वो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन में क्या है? डज नॉट प्ले एनी रोल, कोई रोल अदा नहीं करता। प्लेज वेरी लिटल रोल इन, थोड़ा सा ही करता है। इट इज़ अ प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी हमेशा मदर फादर की होती है। इज़ अ सेकेंडरी एजेंसी। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, जीन पियाजेट, लेव व्योगत्स्की, हॉवर्ड एंड ये हमारे थे लॉरेंस कोहलबल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट प्रपोज दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इन अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, कि जो बच्चों की जो सोच है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। बड़ों के मुकाबले बच्चों की क्वालिटी में फ़र्क होता है, अलग होती है। ये किसने बताया था? जीन पियाजेट, लेव व्योगत्स्की, हॉवर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो ये बताया था जीन पियाजेट ने। तो इसी के साथ हमारे 30 MCQs ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब फट से कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको लगता है कि दूसरे भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ग्रुप है टीचर्स का, तो उसमें भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी हेल्प होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।